Online students, check your audio. कहाँ गए सब वो? शिव, रमन, तेजस, रौनक? निकालो नोट्स निकालो. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, चेक योर ऑडियो एंड वीडियो. सब धूप देख के निकलते समय सोच रहे हैं वापस आ जा रहे हैं, ऑनलाइन कर ले रहे हैं. ऑनलाइन भी तो नहीं है रौनक. चेक योर ऑडियो ऑनलाइन स्टूडेंट्स. देखें. देना लास्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे, इंडस्ट्री स्टार्ट किए थे, है ना. ये ओवरऑल डायग्राम में ये जो जो पढ़ेंगे हम लोग उसके अंदर दो टाइप का चीज पढ़ेंगे. एक है इंडस्ट्री और दूसरा है कॉमर्स. इंडस्ट्री को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया था: प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री. हम लोग ऑलरेडी प्राइमरी इंडस्ट्री पढ़ लिए थे, ठीक है. प्राइमरी इंडस्ट्री को फिर दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है. एक है एक्सट्रैक्टिव और दूसरा है जेनेटिक, राइट. एक्सट्रैक्टिव का मतलब था कुछ एक्सट्रैक्शन करना आउट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, और जेनेटिक का मतलब था रेयरिंग, ब्रीडिंग ऑफ लिविंग स्पेसीज. ये सबको बोलते हैं हम लोग जेनेटिक इंडस्ट्री, ठीक है. उसके बाद हम लोग स्टार्ट किए थे सेकेंडरी इंडस्ट्री. आज सेकेंडरी इंडस्ट्री से कंटिन्यू करने वाले हैं. जो भी क्लासेस हुआ है सबका वीडियोस है, वीडियो से देख लेना जो मिस हुआ होगा तो, ठीक है. देखना टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्री. सेकेंडरी इंडस्ट्री बेसिकली नाम से पता चल रहा है जो प्राइमरी इंडस्ट्री के बाद वाला इंडस्ट्री है, कॉल्ड एज सेकेंडरी इंडस्ट्री. सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करता है? प्राइमरी इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल, प्राइमरी इंडस्ट्री के आउटपुट को यूज करता है एज अ रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस द फिनिश्ड गुड्स, राइट. आज प्राइमरी इंडस्ट्री का कोई भी आउटपुट है, सोच लो लकड़ी है, जैसे टिम्बर. टिम्बर इज आउटपुट ऑफ द प्राइमरी इंडस्ट्री, राइट. तो प्राइमरी इंडस्ट्री से टिम्बर निकला, लकड़ी निकला, वुड निकला, ठीक है. अब सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करता है? इस लकड़ी को यूज करके, इसको प्रोसेस करके कन्वर्ट करता है लेट्स से इनटू फर्नीचर. तो टिम्बर से फर्नीचर बनाना कम्स अंडर सेकेंडरी इंडस्ट्री, राइट. तो सेकेंडरी इंडस्ट्री बेसिकली यूजेस द रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस द फिनिश्ड गुड्स. और ये रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? प्राइमरी इंडस्ट्री का जो आउटपुट होगा वो बनेगा सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए इनपुट. क्लियर है? जैसे प्राइमरी इंडस्ट्री का आउटपुट है टिम्बर और इनके लिए रॉ मटेरियल है टिम्बर, राइट. देखना द सेकेंड, ये पढ़े थे शायद, ये रीड कर लिए थे क्या? ये रीड कर चुके हैं, ठीक है. तो दो टाइप का होता है, टाइप से शुरू करेंगे. सेकेंडरी इंडस्ट्री दो टाइप का होता है, एक जिसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज होता है और दूसरा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, ठीक है. मैन्युफैक्चरिंग मेन है, कंस्ट्रक्शन तो कुछ नहीं है. कुछ भी कंस्ट्रक्शन करना, रोड, डैम, ब्रिज, ये सब बनाना इज बेसिकली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ठीक है. जो मेन है इसके अंदर दैट इज व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. नाम से ही पता चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ सम काइंड ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, राइट, आउट ऑफ द रॉ मटेरियल्स. तो रॉ मटेरियल को यूज करके, प्रोसेस करके जो फिनिश प्रोडक्ट हम बनाते हैं उस इंडस्ट्री को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. समझ में आ रहा है? देखना, these industries are engaged in the process of conversion of raw material or semi-finished goods into finished goods. तो जो सेमी फिनिश गुड्स है या जो रॉ मटेरियल है उसको यूज करके हम फिनिश गुड्स बना रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल जो दिया स्टार्टिंग में एग्जाम्पल, टिम्बर को यूज करके फर्नीचर बनाना, ठीक है. तो टिम्बर क्या है? टिम्बर इज रॉ मटेरियल. फर्नीचर क्या है? फर्नीचर इज फिनिश्ड गुड्स, राइट. आयरन, आयरन ओर को यूज करके स्टील प्रोड्यूस करना. आयरन ओर कहाँ से आता है? प्राइमरी इंडस्ट्री से. एक्सट्रैक्शन करेंगे तो आयरन ओर्स निकलेगा, ठीक है. आयरन ओर को यूज करके आयरन बनाना, स्टील बनाना, ठीक है. ये किसके अंदर आता है? दिस कम्स अंडर सेकेंडरी इंडस्ट्री. सुगर केन, सुगर केन इज एन आउटपुट ऑफ द प्राइमरी इंडस्ट्री. प्राइमरी इंडस्ट्री से प्रोड्यूस होता है सुगर केन. सुगर केन को कन्वर्ट करना इनटू शुगर is an example of manufacturing industry, right. Similarly, cotton को convert करना है कपड़े में, clothes में, is an example of manufacturing industry. Clear है?
तो बहुत सारे एग्जांपल हो गया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का. बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. ठीक है. अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट्स बनाता है वो प्रोडक्ट्स दो टाइप का होता है. ठीक है. दिस इज नॉट टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चार होता है, पढ़ेंगे. एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग एंड असेंबली. ठीक है. तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चार टाइप का होता है. हम अभी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का टाइप नहीं पढ़ रहे, अभी हम पढ़ रहे हैं गुड्स का टाइप. गुड्स जो बनता है वो कौन कौन से टाइप का होता है. ये जो गुड्स बन रहा है, फर्नीचर, स्टील, सुगर, क्लोथ, ये जो गुड्स है इसको ब्रॉडली दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं. ठीक है. तो जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं. दो टाइप का गुड्स होता है, एक हो गया कंज्यूमर गुड्स और दूसरा हो गया इंडस्ट्रियल या कैपिटल गुड्स. ठीक है. एग्जाम्पल देता हूं कंज्यूमर गुड्स का और इंडस्ट्रियल गुड्स का. बता पाओगे तो बोलो. हाँ, कपड़ा एग्जाम्पल. हाँ, क्लोथ, फर्नीचर. ठीक है. और स्टील जो है ज्यादातर इंडस्ट्रियल गुड्स होगा. करेक्ट. तो देखो, कंज्यूमर गुड्स का मतलब है वो सामान जो कंज्यूमर को चाहिए. कंज्यूमर डायरेक्टली उसको डिमांड करता है, उसको खरीदता है, उसको यूज करता है. ऐसे चीजों को बोलते हैं कंज्यूमर गुड. जो एंड कंज्यूमर सीधा बाय करता है मार्केट से और उसको यूज करता है फॉर सेल्फ कंजम्पशन, दैट इज कंज्यूमर गुड्स. और दूसरा होता है इंडस्ट्रियल गुड्स, जो कि कंज्यूमर नहीं खरीदता, कोई दूसरा इंडस्ट्री खरीदता है, कोई दूसरा बिजनेस खरीदता है और उसको यूज करके वो कुछ प्रोड्यूस करता है. दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल गुड्स. राइट. जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल हो गया कपड़ा. कपड़ा कंज्यूमर डायरेक्टली खरीदता है. ठीक है. सुगर कंज्यूमर डायरेक्टली खरीदता है कंजम्पशन के लिए. ठीक है. फर्नीचर भी खरीदता है डायरेक्टली, है ना. स्टील कंज्यूमर डायरेक्टली नहीं खरीदता है, स्टील से बने हुए सामान खरीदता है ना. तो स्टील को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू सम काइंड ऑफ फिनिश प्रोडक्ट और उसके बाद फिर उसको कंज्यूमर खरीदेगा. तो स्टील जो है वो कंज्यूमर नहीं खरीदता, वो कोई दूसरा इंडस्ट्री, कोई दूसरा बिजनेस खरीदता है उसको यूज करने के लिए कुछ फिनिश प्रोडक्ट्स बनाने में. राइट. क्लियर है. जैसे एग्जांपल हो गया. और जैसे कार इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर गुड्स. कार कंज्यूमर खरीदता है अपने सेल्फ यूज के लिए. ठीक है. लेकिन लेट्स से टेक एन एग्जांपल ऑफ अ क्रेन. जैसे जेसीबी होता है, तो जानते हो जेसीबी क्रेन होता है, जेसीबी क्रेन्स होता है. कंज्यूमर क्या करेगा उसका, है ना. वो तो कोई दूसरा बिजनेस यूनिट खरीदता है उसको अपने बिजनेस में यूज करने के लिए. राइट. तो कार एक कंज्यूमर अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदता है. कार खरीदेगा तो उसमें वो घूमने जाएगा, इधर उधर ट्रैवल करेगा. लेकिन क्रेन जेसीबी उसमें थोड़ी घूमने जाएगा वो, उसको उस कंज्यूमर का कुछ यूज नहीं है उसका, उसको तो किसी दूसरे बिजनेस में यूज करना है क्रेन या जेसीबी को, इसीलिए उसको वो बाय करता है. क्लियर है. तो जेसीबी हो सकता है उसका कोई प्लांट होगा, वहां पे जेसीबी का जरूरत पड़ता है, या कोई रोड बनाता होगा, कंस्ट्रक्शन साइट होगा, वहां पे जेसीबी का जरूरत पड़ेगा. क्लियर है. तो जेसीबी क्रेन खरीदना, जो जेसीबी क्रेन है वो कोई दूसरा बिजनेस यूनिट ही खरीद रहा होगा, है ना. सेल्फ यूज के लिए नहीं खरीदते कभी. तो वो क्या है, दैट इज इंडस्ट्रियल गुड्स. लेकिन गाड़ी हम सेल्फ यूज के लिए खरीदते हैं, तो दैट इज अ कंज्यूमर गुड्स. क्लियर है. तो ये टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं चल रहा, ये तो टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चल रहा है. क्लियर है. तो गुड्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किए, एक हो गया कंज्यूमर, दूसरा हो गया इंडस्ट्रियल, आल्सो कॉल्ड एज कैपिटल गुड्स. ठीक है. लिखेंगे इसको पहले, देखिए लाइन इसके अंदर लिखना. द गुड्स विच कैन बी the goods which can be directly consumed by the consumer. The goods which can be directly consumed by the consumer
are known as consumer goods, are known as consumer goods. It is used, it is used by the consumer it is used by the consumer in day-to-day life. It is used by the consumer in day-to-day life. Example sugar, example sugar, oil, etc. Next, industrial goods also called as capital goods, है ना. तो इंडस्ट्रियल गुड्स या कैपिटल गुड्स का मतलब हुआ जो सामान कंज्यूमर नहीं खरीदता, जो सामान कोई दूसरा बिजनेस खरीदता है, अपने बिजनेस में उसको यूज करता है और उसको यूज करके कुछ प्रोड्यूस करता है, तब उस गुड्स को हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल या कैपिटल गुड्स. क्लियर है? लिखना, द गुड्स विच आर the goods which are produced, sorry, the goods which are purchased कर दो, the goods which are purchased by the goods which are purchased by the business unit to use it in the production, to use it in the production of कंज्यूमर गुड्स. कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए इसको खरीदा जाता है कोई दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा. एग्जाम्पल, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, टूल्स, एटसेट्रा. तो टाइम से आओ क्लास. देना तो गुड्स समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो दो टाइप का गुड्स है ब्रॉडली, एक हो गया कंज्यूमर गुड्स, दूसरा हो गया इंडस्ट्रियल गुड्स. क्लियर इतना? सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. कौन कौन से टाइप का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होता है. ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ब्रॉडली 4 टाइप में क्लासिफाई किया जा सकता है: एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग एंड असेंबली. क्लियर है? स्टार्ट करेंगे एक एक करके. सबसे पहला एनालिटिकल इंडस्ट्री. ठीक है, देखना, सब में कोशिश करना डिफरेंशिएट करने का कि चारों के बीच में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है. ठीक है, देखना, पहला एनालिटिकल इंडस्ट्री, द बेसिक रॉ मटेरियल इज ब्रोकन into different parts to produce finished product. मतलब यहाँ पे रॉ मटेरियल एक है और उस एक ही रॉ मटेरियल से बहुत सारा फिनिश गुड्स प्रोड्यूस होता है. ऐसे इंडस्ट्री को बोलते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री, वेयर द रॉ मटेरियल इज वन and the raw material is processed into different further processes
टू कन्वर्ट इट इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, राइट। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल एक है, जैसे एग्जांपल हो गया रॉ मटेरियल इज क्रूड ऑयल, रॉ मटेरियल है क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल को जब प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, उससे निकलता है पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, ऑयल, गैसोलीन एटसेट्रा। ये सारा का सारा चीज जो है इसका रॉ मटेरियल एक ही है, दैट इज क्रूड ऑयल। समझ में आ रहा है? तो क्रूड ऑयल इज द रॉ मटेरियल एंड पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऑयल, गैसोलीन, ये सब क्या है? ये सब है इसका फिनिश्ड प्रोडक्ट, राइट। तो ऐसे इंडस्ट्री को जहां पे रॉ मटेरियल एक है और उस एक ही रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके बहुत सारा फिनिश गुड्स बन रहा है, ऐसे इंडस्ट्री को बोलेंगे एनालिटिकल इंडस्ट्री। समझ में आ रहा है? व्हाट इज एनालिटिकल? वेयर द रॉ मटेरियल इज वन, वेयर द रॉ मटेरियल इज वन बट द फिनिश प्रोडक्ट इज मेनी। ठीक है, बहुत सारा फिनिश प्रोडक्ट बनता है उससे। ठीक है, पता है तुमको क्रूड ऑयल से कैसे बनता है ये, इफ यू नो द प्रोसेस। ठीक है, क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया जाता है, हीट किया जाता है, और जो सबसे हेवी मटेरियल्स होते हैं वो ऐसे नीचे बैठ जाएगा, ऐसे लेयर्स में बैठ जाएगा क्रूड ऑयल। ठीक है, ऐसे लेयरिंग हो जाएगा क्रूड ऑयल में, सबसे नीचे रहेगा, आई डोंट नो एग्जैक्टली टू बी फ्रैंक, बट लेट्स से पहले रहेगा डीजल, फिर रहेगा पेट्रोल, केरोसिन, ऑयल, सबसे ऊपर गैसोलीन रहता है, आई नो दैट। ठीक है, डीजल पेट्रोल में कौन सा ऊपर रहेगा आई डोंट नो। ठीक है, तो बेसिकली क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया जाएगा तो क्रूड ऑयल लेयर्स में सेट हो जाएगा एक एक करके। तो एक ही क्रूड ऑयल इज द ओनली रॉ मटेरियल बट द फिनिश प्रोडक्ट्स आर मेनी। ऐसे इंडस्ट्री को बोलेंगे एनालिटिकल इंडस्ट्री। क्लियर है व्हाट इज एनालिटिकल इंडस्ट्री, राइट। नेक्स्ट आता है सिंथेटिक इंडस्ट्री। ठीक है, सिंथेटिक इंडस्ट्री ठीक उल्टा है इसका। यहाँ पे क्या होने वाला है, रॉ मटेरियल्स एक से ज्यादा है, 2-3 रॉ मटेरियल को मिलाकर एक ठो फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है, तब इंडस्ट्री को बोला जाएगा सिंथेटिक इंडस्ट्री, राइट। वेदर रॉ मटेरियल इज मोर देन वन बट द फिनिश प्रोडक्ट इज वन, राइट। फिनिश प्रोडक्ट एक है, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक से ज्यादा रॉ मटेरियल्स, इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया जा रहा है। मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है वो सिंथेटिक इंडस्ट्री का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, आज हम कोई भी सामान खरीदते हैं, लेट से हम सोप खरीद रहे हैं, ठीक है, कॉस्मेटिक्स खरीद रहे हैं, ठीक है, या फिर लेट से शैम्पू खरीद रहे हैं, ठीक है, ये सब में यू विल, या कोई खाने का आइटम खरीद रहे हैं, तो सब में पीछे देखोगे इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होता है। तो इंग्रेडिएंट्स आर मेनी बट द प्रोडक्ट इज वन, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है उससे। ठीक है, तो रॉ मटेरियल बहुत सारा है, इंग्रेडिएंट्स बहुत सारा है, बहुत सारा रॉ मटेरियल को मिक्स किया गया है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वन न्यू प्रोडक्ट, वन न्यू आउटपुट। ऐसे इंडस्ट्री को बोलेंगे सिंथेटिक इंडस्ट्री। क्लियर है? कॉस्मेटिक, सोप, शैम्पू, बिस्किट्स, चिप्स, सब एग्जाम्पल, चॉकलेट, सब एग्जाम्पल है किसका? सिंथेटिक इंडस्ट्री का। क्लियर है? देखना, इन सिंथेटिक इंडस्ट्री 2 or more मटेरियल्स आर मिक्स्ड, या मटेरियल 2 से ज्यादा है। देखो एनालिटिकल से पूरा उल्टा है। ठीक है, एनालिटिकल में रॉ मटेरियल एक ही था, आउटपुट एक से ज्यादा था, लेकिन यहाँ पे रॉ मटेरियल एक से ज्यादा है, आउटपुट एक है। एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए एक से ज्यादा रॉ मटेरियल्स को मिक्स किया जा रहा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, वेरियस केमिकल्स आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस सोप, पेंट्स, कॉस्मेटिक्स एटसेट्रा। तो ये सब आता है अंडर द सेकेंड वन, दैट इज सिंथेटिक इंडस्ट्री। क्लियर है व्हाट इज सिंथेटिक? ठीक है, तो ऑपोजिट यू कैन सी एनालिटिकल एंड सिंथेटिक आपस में। नेक्स्ट, प्रोसेसिंग। देखना, व्हाट इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मतलब होता है जब एक रॉ मटेरियल को बहुत सारा प्रोसेस से कन्वर्ट, स्टेजेस से क्रॉस कराते हैं इन ऑर्डर टू गेट द फाइनल आउटपुट, देन सच इंडस्ट्री इज कॉल्ड एज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। सबसे कॉमन एग्जांपल है सुगर केन से शुगर बनाना। ठीक है, शुगर केन से शुगर बनाने के लिए बहुत सारा प्रोसेस है, जब बहुत सारा प्रोसेस से क्रॉस किया जाएगा देन द फाइनल आउटपुट विल बी शुगर, राइट। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर
फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत सारा स्टेजेस से रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है और हर एक स्टेज से क्रॉस होने के बाद आखिरी में फिनिश प्रोडक्ट बनके तैयार होता है, दैट इज शुगर। क्लियर है? सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ रहा है, तो ऐसे इंडस्ट्री को बोलेंगे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेस का मतलब होता है स्टेजेस, ठीक है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 4, ऐसे 5-6 बार प्रोसेस करने के बाद जो फाइनल आउटपुट बनेगा दैट विल बी शुगर। क्लियर है? अब यहाँ पे बीच में कहीं पे गुड़ बनता होगा, जैगरी बनता होगा, है ना, तो तुम सोचो शुगर इज अनहेल्दी, राइट, शुगर इज अनहेल्दी, जैगरी इज कंसिडर्ड एज हेल्दी, ठीक है, बट इट इज फ्रॉम अ सेम रॉ मटेरियल दैट इज शुगर केन, शुगर केन से ही बन रहा है सब कुछ, ठीक है। तो शुगर केन अपने आप में अनहेल्दी नहीं है, या फिर शुगर केन से जब जैगरी बना है, जैगरी तक भी अनहेल्दी नहीं है, बट जैगरी से जब शुगर बनाया जा रहा है वहां पे इतने सारे केमिकल्स मिक्स किए जा रहे हैं, नाउ द शुगर बिकम्स अनहेल्दी, राइट। तो इसीलिए एक प्रोडक्ट जो है बीच में जैगरी, आधा प्रोसेसिंग तक एक प्रोडक्ट बन रहा है जैगरी, वहां तक हेल्दी है, लेकिन जब जैगरी से शुगर में कन्वर्ट किया जा रहा है, उसको कन्वर्जन के लिए जो प्रोसेस है उसमें जो केमिकल्स मिक्स हो रहा है जैगरी के अंदर, दैट केमिकल्स आर अनहेल्दी। तो वो केमिकल क्योंकि अनहेल्दी है इसीलिए दैट मेक्स द शुगर आल्सो अनहेल्दी, राइट। क्लियर है ये? देखना प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री द रॉ मटेरियल is processed through various stages of production। रॉ मटेरियल को क्रॉस करना पड़ेगा बहुत सारे स्टेजेस के बाद, उसके बाद आउटपुट बनेगा, एंड देन फिनिश गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। फॉर एग्जांपल कपड़ा, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल बनाने के लिए बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, आयरन एंड स्टील में, शुगर में, ठीक है, ये सब में बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ता है, एक बार में नहीं बनता, ये बहुत सारा स्टेजेस से क्रॉस होने के बाद फाइनल आउटपुट तैयार होता है, राइट। तो ऐसे इंडस्ट्री को बोलेंगे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। क्लियर है? लास्ट आता है असेंबली इंडस्ट्री। लास्ट आता है असेंबली इंडस्ट्री। असेंबली इंडस्ट्री के अंदर कुछ भी प्रोडक्शन नहीं होता है। असेंबली इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, बहुत सारे जगह से फिनिश प्रोडक्ट खरीद कर उन सारे फिनिश प्रोडक्ट्स को असेंबल करके, मिक्स करके एक नया फिनिश प्रोडक्ट जब हम बनाते हैं तब हम उसको बोलते हैं असेंबली इंडस्ट्री, राइट। जैसे एग्जांपल के तौर पे ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है, या सोच लो गाड़ी, कार, कार इज एन एग्जांपल ऑफ अ असेंबली इंडस्ट्री, ठीक है। गाड़ी का जो एक एक पार्ट है वो अलग अलग कोई बनाया है, ठीक है। सोच लो गाड़ी का स्टीयरिंग है, कोई और कंपनी बनाता है, गाड़ी का सोच लो से टायर्स है, वो कोई और कंपनी बना रहा है, MRF वाला बना रहा है, ऐसे अलग अलग कंपनी प्रोड्यूस किया अलग अलग पार्ट्स, ठीक है। सब कंपनी से हम अलग अलग पार्ट्स खरीदे और वो सारे पार्ट्स को जोड़ दिए, असेंबल कर दिए और उससे एक नया प्रोडक्ट बना दिए गाड़ी। तो गाड़ी इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ असेंबली इंडस्ट्री, राइट। यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारा फिनिश प्रोडक्ट को जोड़ के असेंबल करके एक नया फिनिश प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, राइट। जैसे एग्जांपल के तौर पे कंप्यूटर, ये स्क्रीन कोई और कंपनी बनाता है, ये HP वाला बनाता है या कोई और कंपनी बनाता है, ठीक है। इसका माउस कोई और बना रहा है, कीबोर्ड कोई और बना रहा है, CPU कोई और बना रहा है। हम खरीदने जाएंगे, किसी का माउस, किसी का कीबोर्ड, किसी का CPU को दे देगा, हम घर ला के यहाँ जोड़ दिए, इट कन्वर्ट इनटू अ न्यू प्रोडक्ट दैट इज कंप्यूटर, राइट। बट ये अलग अलग प्रोडक्ट है अपने आप में, ये अलग अलग इंडिविजुअल प्रोडक्ट है। माउस कोई और बना रहा है, ठीक है, माउस अलग से प्रोड्यूस होता है, कीबोर्ड अलग से प्रोड्यूस होता है, CPU अलग से प्रोड्यूस हो रहा है, मॉनिटर अलग से प्रोड्यूस हो रहा है, इन सबको मिक्स करके इट इज कन्वर्टेड इनटू अ न्यू प्रोडक्ट कंप्यूटर। क्लियर है? तो ये सबको बोलते हैं हम लोग असेंबली इंडस्ट्री। कभी कंप्यूटर खरीदने जाओगे भी तो ऑप्शन भी रहता है, इफ यू हैव गॉन टू बाय CPU का ऑप्शन रहता है, तुम CPU खुद से एक तो खरीद सकते हो जो रेडीमेड आ रहा है,
उसको असेंबल भी करा सकते हैं सीपीयू को। हम अपने हिसाब से सब कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे, क्या क्या डिटेल रहेगा, मतलब हमको कितना रैम चाहिए, कितना स्टोरेज चाहिए, ठीक है, और क्या जो लगता है उसमें, तो सब कुछ हम बताएंगे और उन सबको जोड़ के एक नया सीपीयू बना के दुकान वाला हमको दे देगा। तो सीपीयू इज एन एग्जांपल ऑफ अ असेंबली इंडस्ट्री। समझ में आ रहा है? तो असेंबली इंडस्ट्री में क्या हो रहा, कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा, अलग अलग रॉ मटेरियल, अलग अलग आउटपुट को यूज करके सबको जोड़ दिया, एक असेंबल कर दिया और एक नया प्रोडक्ट तैयार कर दिया। सच इंडस्ट्री इज कॉल्ड एज असेंबली इंडस्ट्री। क्लियर है व्हाट इज असेंबली? देखना, बोलते भी हैं असेंबल कराए हैं, कॉमनली सीपीयू में होता है, ज्यादातर असेंबल कराते हैं सीपीयू को, अपने हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं उसका, ठीक है। देखना, in assembly industry the various finished products are combined to produce a new finished product। बहुत सारे फिनिश प्रोडक्ट को जोड़ के एक नया फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं अगर हम लोग, तो ऐसे इंडस्ट्री को बोलेंगे असेंबली इंडस्ट्री, राइट। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर्स, टीवी, वॉचेस, ऑटोमोबाइल्स, कार, ठीक है, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है सब असेंबली इंडस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। सब चाइना बना रहा है, सब चाइना बना रहा है और चाइना से सब आ रहा है। अब वो चाहे ब्रांड का हो या नॉन ब्रांड हो, सब प्रोड्यूस जो हो रहा है वो चाइना में ही हो रहा है, ठीक है। क्या हम लोग नहीं बना पाएंगे? बना सकते हैं हम भी, इंडिया के पीछे थोड़ी, हम बना सकते हैं, बट फिर भी नहीं पुसाएगा हमको बनाना। रीजन पता है क्या? इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट होता है, अगर पता हो तो या पढ़ लिए हो तो, नहीं, लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, तो इंडिया से ज़्यादा रिसोर्सेज किसके पास है? बहुत है इंडिया के पास। एक कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक्स में, कभी आएगा कोई चैप्टर में जरूर, कॉन्सेप्ट है इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोल के, ठीक है। क्यों नहीं बना पा रहा इंडिया, ठीक है, देखना रीजन समझना। आज जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सोच लो, इस क्लासरूम का लेट से रेंट है 10,000 सपोज, ठीक है। इस क्लासरूम का रेंट है 10,000। ये सोच लो एक फैक्ट्री है मेरा छोटा सा, यहाँ पे 10,000 रुपया भाड़ा है, रेंट है, ठीक है। मैं यहाँ पे 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करता हूँ, साल भर में 1000 यूनिट्स बनाऊंगा, ठीक है। तो पर यूनिट कॉस्ट कितना आया? खाली रेंट का बोलूं तो 10 रुपया पड़ रहा है पर यूनिट। 10,000 रुपया रेंट है साल का, सोच लो, ठीक है, साल का रेंट है 10,000 और इस फैक्ट्री में मैं 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगा, ठीक है। तो कॉस्ट कितना आएगा पर यूनिट? 10 रुपया आएगा रेंट का खाली, बाकी खर्चा नहीं। रेंट का खर्चा कितना आएगा पर यूनिट? 10 रुपीज, 10,000 पे करूंगा, 1000 यूनिट बनेगा, 10,000 बाय 1000, 10 रुपया आएगा। सोच लो बाकी रॉ मटेरियल खर्चा है 50, तो टोटल मेरा कॉस्ट कितना पड़ा? 60 रुपया पड़ेगा। 60 से ऊपर में बेचूंगा तो प्रॉफिट होगा, राइट। 50 रुपया रॉ मटेरियल लगा बनाने में और 10 रुपया का रेंट लगा, साल में 10,000 रुपया रेंट दिया, 1000 यूनिट बनाया, तो पर यूनिट रेंट लगा 10 रुपए, 10,000 का खर्चा हुआ, 1000 यूनिट बना, ठीक है। यही सेम चीज सोच लो, रेंट है 10,000, ठीक है, मैं बनाऊंगा 10,000 यूनिट्स, इसी 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 जगह में 10,000 यूनिट बनाता हूं, ठीक है। तो क्या खर्चा होगा? रॉ मटेरियल चलो वही मान लेता हूं 50 लगा, बट रेंट का खर्चा कितना लगेगा? 1 रुपया लगेगा पर यूनिट। 10,000 रुपया लगा, 10,000 यूनिट बना, पर यूनिट 1 रुपया खर्चा हो रहा है रेंट के नाम का, तो टोटल कॉस्ट इज 51। सो इफ द कॉस्ट इज 51, I will sell it for let's say 55, I will get a profit of 4 rupees, ठीक है। Now imagine this is India and this is China. चाइना जितना में बेच देगा, इंडिया बना नहीं सकेगा उतना, तो फिर इंडिया में क्यों बनाएंगे? सोचो, इंडिया में हम बनाएंगे तो 60 रुपया पड़ेगा, चाइना से लाएंगे तो 55 पड़ेगा, तो कौन लाएगा, कौन बनाएगा इंडिया में? कोई कोई एग्री होगा इंडिया में बनाने के लिए? तुम सोचो ना, कोई सामान तुम्हारे घर में बनाओगे तो 60 रुपया पड़ेगा, बाहर से लाओगे सेम चीज तो 55 में मिल रहा है बाहर, तो बेटर टू बाय इट फ्रॉम द आउटसाइड, राइट।
तो इसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है इतना ज्यादा क्वांटिटी में चाइना बनाता है कि पर यूनिट कॉस्ट ही चाइना को बहुत कम पड़ता है। तो चाइना को कोई चीज 51 रुपए में पड़ते से, सोच लो ये मार्कर है, चाइना 51 रुपीज में मार्कर बनाता है, 55 में बेच देता है। इंडिया इसको बनाएगा तो कितना पड़ेगा इंडिया को? 60 रुपए, ठीक है। तो इंडिया वाला 60 से ऊपर में बेचेगा तो बिकेगा नहीं इसका मार्केट में सामान, क्योंकि चाइना वाला तो 55 में बेच रहा है। अब सवाल है हम क्यों नहीं बना रहे 10,000 यूनिट? मन में आएगा हम भी तो बनाएंगे 10,000 यूनिट, क्या नहीं बना सकते क्या? हमारे पास डिमांड ही नहीं है उतना। चाइना के से पूरा दुनिया खरीदता है चाइना से, तो चाइना के पास उतना डिमांड है कि चाइना 10,000 यूनिट बनाएगा तो मार्केट में बेच सकेगा 10,000 यूनिट, ठीक है। इंडिया वाला जो मैन्युफैक्चरर है या इंडिया में उतना डिमांड ही नहीं है। अगर हम 10,000 यूनिट बना भी लेंगे ये सोच करके कॉस्ट 51 पड़ेगा, हम 10,000 यूनिट बेच ही नहीं सकेंगे हम, क्योंकि डिमांड ही नहीं है मार्केट में। हमारे 1,000 2,000 4,000 बिकेगा, 10,000 बिकेगा ही नहीं। तो जब 10,000 बिकेगा ही नहीं तो क्यों बनाओगे फिर, राइट। घर में 2 आदमी है खाने के लिए, 50 रोटी बनाने से सस्ता पड़ेगा तो क्या 50 बना देंगे? खाओगे कैसे? 2 हैं तो फिर नहीं नहीं, देखो क्या होता है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बहुत सालों से ऐसा चला हुआ आ रहा है, राइट। सडनली अ लॉट ऑफ पीपल आर बाइंग फ्रॉम हियर, राइट। सालों साल से यहाँ से खरीद रहे हैं। अब अचानक से ये लोग यहाँ से यहाँ शिफ्ट कब होंगे? जब हम लोग इनको इनसे सस्ता देंगे, और इनसे सस्ता देने के लिए एक बार तो बल्क में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और कौन वो रिस्क लेगा यहाँ पे बल्क में प्रोड्यूस करने का? क्योंकि सस्ता के चक्कर में बहुत सारा बना देंगे, लेकिन अगर हम मार्केट में बेच ही नहीं पाएंगे तो इसको, राइट, लॉस हो जाएगा ना, क्योंकि बिकेगा ही नहीं मार्केट में, राइट। तो मार्केट में उतना हम डिमांड ही क्रिएट नहीं कर पा रहे एज इंडियन मैन्युफैक्चरर, इस वजह से हम प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोग बनाना बंद ही कर दिए हैं, यहां से लाना ही शुरू कर दिए। तो अब 1,000 क्या इंडिया में 0 बना रहे हैं, तो अब सडनली 0 से इनसे compete करना बहुत डिफिकल्ट होगा, राइट, बिकॉज वी डोंट हैव द रिसोर्सेज एज वेल। अब हमारे पास वो प्लांट नहीं है, रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, वर्कर्स नहीं है, मशीनरीज नहीं है इनसे compete करने के लिए, राइट। सो हम इनसे compete नहीं कर पा रहे इसीलिए, राइट। मैक्सिमम ये होता है इलेक्ट्रॉनिक सामान में, सारा इलेक्ट्रॉनिक में चाइना का मोनोपोली है। इंडिया में कुछ बनता ही नहीं है, ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सामान बाहर से इंपोर्ट होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे दूं, जैसे सोच लो इंडक्शन होता है, इंडक्शन पता है घर में यूज होता है, इंडिया में इंडक्शन बनता नहीं है, 0 प्रोडक्शन इंडक्शन का सारा इंडक्शन कोई भी ब्रांड का हो, इट इज इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना, चाइना से इंपोर्ट होता है वो। रीजन सेम, अगर इंडिया में बना रहा है कोई कंपनी तो 5,000 में तो बना रहा है वो इंडक्शन, मार्केट में 4,000 में मिल रहा है इंडक्शन चाइना कंपनी का, तो फिर वो बना के करेगा क्या, किसको बेचेगा? क्योंकि वो 5,000 उसका कॉस्ट है, बट चाइना वाले तो 4,000 में बेच रहे हैं मार्केट में, तो बेटर है सबको उन्हीं से खरीदेंगे ऑब्वियसली, राइट। क्लियर है ये? इसीलिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चाइना हैज बिग मोनोपोली। इसलिए तुम देखते हो बहुत सारा सामान चाइना का माल है, चाइना का माल, ऐसा सुने होगे, है ना, क्योंकि चाइना का मोनोपोली है ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, राइट। अब फेमस है चाइना खराब क्वालिटी के लिए, वो अलग बात है ना, राइट। नेक्स्ट, ये समझ में आ गया मैन्युफैक्चरिंग सबको, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में 4 टाइप याद रहेगा, है ना, एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग एंड असेंबली, राइट। नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। बहुत इजी है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन मतलब कोई भी प्रकार का कुछ बनाना, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करना, लाइक रोड बनाना, बिल्डिंग, डैम्स, ठीक है, ये सब एग्जांपल है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, ठीक है। ये भी किसके अंदर आता है? सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर, राइट। देखना, दिस इंडस्ट्रीज आर कंसर्न्ड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम्स, रोड्स एटसेट्रा। ये सब बहुत जरूरी है फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। दिस इंडस्ट्री यूज द प्रोडक्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को यूज करते हैं, जैसे कि सीमेंट यूज होगा ऑब्वियसली, आयरन एंड स्टील यूज होगा, लाइमस्टोन्स यूज होगा, ठीक है। ये सब कहाँ बनता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बनता है ये सब, और ये सब यूज होता है कहाँ पे? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, राइट। द यूनिक फीचर ऑफ दिस इंडस्ट्री इज दैट
प्रोडक्ट्स कैनॉट बी ट्रांसफर और शिफ्टेड इनटू द मार्केट। ऑब्वियस सा बात है, ये तो इमूवेबल चीजें होती है ना, तो बिल्डिंग, रोड, डैम, इसको एक जगह दूसरी जगह ले जा थोड़ी सकते हैं। तो यहाँ पे जो चीज बनेगा वो वहीं रहेगा। ऑब्वियस सा बात है, उसको थोड़ी एक जगह दूसरी जगह ले जा। मैं बिल्डिंग यहाँ बनाया, इफ आई वांट टू शिफ्ट इट 200 मीटर्स, तो मैं शिफ्ट थोड़ी कर सकता हूँ उसको, राइट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी इसमें बनेगा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, वो शिफ्ट नहीं हो सकता, जहां बनेगा वहां पे फिक्स रहेगा। ऑब्वियस है, वो तो इमूवेबल चीजें होती है, ठीक है। दे आर कंस्ट्रक्टेड रिमेन एट अ फिक्स्ड साइट ओनली, जहां बनेगा वहीं रहेगा ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, मैन्युफैक्चरिंग में प्रोड्यूस कहीं और होता है, बनता कहीं और है, बिकता कहीं और है ना। जैसे कुछ भी ले लो, जैसे शुगर बन रहा है फैक्ट्री में, बिक रहा है मार्केट में, ठीक है। तो मतलब मूव हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो आइटम्स है, बिल्डिंग, डैम, रोड, ये सब ऑब्वियसली मूव नहीं हो सकता। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट सेकेंडरी इंडस्ट्री। देखना, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री कंप्लीट हुआ। इसमें सेकेंडरी इंडस्ट्री मेनली दो टाइप का है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। और फिर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 4 टाइप का होता है। क्लियर है ये? नेक्स्ट आता है टर्शियरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री इज बेसिकली गिविंग सम काइंड ऑफ सर्विसेज, कोई प्रकार का सर्विस देना, इज कॉल्ड एज टर्शियरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री बहुत जरूरी है फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री अगर अच्छे से चलाना है कंट्री के अंदर, तो देयर इज अ नीड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द टर्शियरी इंडस्ट्री एज वेल, राइट। जब टर्शियरी इंडस्ट्री अच्छे से डेवलप होगा, तब इट विल हेल्प द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी इंडस्ट्री। इट इज कंसर्न विद सर्विसेज। ये सर्विसेज होता है, गुड्स नहीं होता, इसमें सर्विसेज होता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, है ना, कम्युनिकेशन, जैसे इंटरनेट हो गया, टेलीफोन वायर्स हो गए, बैंकिंग हो गया, बैंक हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, ठीक है, वेयर हाउसेस हो गया। ये सब एग्जांपल है किसका? टर्शियरी इंडस्ट्री का। अगर ये सब नहीं होगा, तो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री भी डेवलप नहीं कर पाएगा। ऑब्वियस बात, अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो रॉ मटेरियल फैक्ट्री तक नहीं पहुंचेगा, आउटपुट मार्केट तक नहीं पहुंच पाएगा। कम्युनिकेशन नहीं होगा, टेलीफोन नहीं होगा, इंटरनेट नहीं होगा, या फिर बैंक्स नहीं होंगे, इंश्योरेंस कंपनीज नहीं होगा, एडवर्टाइजिंग नहीं होगा, तो फिर इट विल नॉट हेल्प द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी इंडस्ट्री, राइट। तो जरूरी है टर्शियरी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट। टर्शियरी इंडस्ट्री इंक्लूड्स सर्विसेज, राइट। देखना, tertiary industry is concerned with providing services which facilitate a smooth flow of goods and service. सर्विस से क्या होगा? इससे गुड्स इजीली मूव करेगा, फ्लो करेगा। दिस इंडस्ट्री हेल्प्स इन द एक्टिविटीज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये हेल्प करता है किनको? प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को, राइट। That is why it is known as service industry. So it is tertiary industry, also called as service industry, right? The various types of services provided by tertiary industry are, तो बहुत सारा सर्विसेज है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, यूज होता है गुड्स को एक जगह दूसरी जगह पहुंचाने में, बैंकिंग, पैसा एक जगह दूसरी जगह भेजने में, इंश्योरेंस, ऐसे गुड्स का इंश्योरेंस अगर करेंगे, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करेंगे, तो कुछ भी डैमेजेस होगा, आग लगेगा, चोरी होगा, तो उसके अगेंस्ट हमको प्रोटेक्शन मिलेगा। वेयर हाउसेस हेल्प करता है गुड्स को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करने के लिए। एडवर्टाइजिंग हेल्प करता है इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए टू द कस्टमर रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। क्लियर है? तो इन सब का डेवलपमेंट होना जरूरी है। ये सारा सर्विस जब कंट्री में डेवलप होगा, जब टर्शियरी इंडस्ट्री डेवलप होगा, तब इट विल रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी इंडस्ट्री। क्लियर है ये? राइट। अब ये जो टर्शियरी इंडस्ट्री है उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया यहाँ पे, रीजन ये है कि बाद में इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। ये जो टॉपिक हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ कॉमर्स, इसमें एक एक सर्विस के बारे में ही है ये, ठीक है। ये जो फंक्शन ऑफ कॉमर्स हम पढ़ेंगे ना, हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, ठीक है। जैसे हिंड्रेंस ऑफ प्लेस इज बेसिकली ट्रांसपोर्ट, हिंड्रेंस ऑफ टाइम इज बेसिकली वेयर हाउसिंग, ठीक है।
तो एक एक करके एक एक सर्विस के बारे में आगे इस पैराग्राफ में जस्ट नीचे दिया हुआ है, राइट। इसीलिए यहाँ पे इन सब चीजों को इतना डिटेल में बताया हुआ नहीं है। क्लियर? देखना, तो वापस आएंगे एक बार डायग्राम में, कहाँ तक पहुंचे। वी कैन सी वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक इंडस्ट्री, राइट। इंडस्ट्री इज नाउ कंप्लीटेड, ये टॉपिक हो गया है। नेक्स्ट आता है कॉमर्स, ठीक है। कॉमर्स के अंदर आता है दो चीज, एक होता है ट्रेड और दूसरा होता है एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड का मतलब, एड्स मतलब हेल्प्स, तो ट्रेड एंड हेल्प्स इन ट्रेड इज बेसिकली ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। ये किसके अंदर आता है? अंडर द सेकेंड टॉपिक, दैट इज कॉमर्स। तो हम इसके अंदर दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक हो गया ट्रेड क्या होता है और दूसरा हो गया एड्स टू ट्रेड क्या होता है, ठीक है। ये जो एड्स टू ट्रेड है, इट इज सेम एज द टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री और एड्स टू ट्रेड एक ही चीज होता है। यू कैन सी हियर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंक, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, वही सब चीज है। इट इज बेसिकली द सर्विसेज, है ना। और टर्शरी इंडस्ट्री भी वही सेम चीज है, राइट। यहाँ पे इतना एक्सप्लेनेशन नहीं है डिटेल में, रीजन ये है कि यहाँ पे फिर आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो ट्रेड के अंदर दो ट्रेड आता है, थोड़ा ओवरऑल बता देता हूं। एक हो गया इंटरनल ट्रेड और दूसरा हो गया एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का मतलब जो कंट्री के अंदर है, जो बायर और सेलर दोनों अगर एक ही कंट्री के अंदर हैं, देन इट इज इंटरनल ट्रेड, है ना। और एक्सटर्नल ट्रेड कब होगा? जब बायर एक कंट्री का है और सेलर कोई दूसरे कंट्री का है, ठीक है, या उल्टा है, then it is called as external trade. Basically internal trade involves one country, buyer and seller same country के हैं, ठीक है। और external trade involves more than one country, एक कंट्री से ज्यादा है, या तो बायर एक कंट्री का, सेलर दूसरे कंट्री का है, या फिर सेलर दूसरे कंट्री का, बायर इस कंट्री का है। दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है। तो ट्रेडिंग बोलने से कौन सा ट्रेडिंग? शेयर मार्केट ट्रेडिंग। शेयर मार्केट ट्रेडिंग इसमें आएगा ही नहीं, कहीं पर भी नहीं आएगा, ठीक है, किसी में भी नहीं आएगा शेयर मार्केट। नेक्स्ट, तो इंटरनल ट्रेड एक्सटर्नल ट्रेड समझ में आ गया। जो होम कंट्री में हो रहा है, एक ही कंट्री में हो रहा है इंटरनल, जो दो कंट्री के बीच में हो रहा है डेट इज एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल फिर दो टाइप का होता है, रिटेलर, होलसेलर। सुने होगे, रिटेलर मतलब जो छोटे छोटे क्वांटिटी में बेचता है कंज्यूमर को, और होलसेलर होता है जो बल्क क्वांटिटी में सामान बेचता है, ठीक है। एक्सटर्नल ट्रेड तीन होता है, दो फेमसली सुने होंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। सुने होंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट जरूर, एक्सपोर्ट सामान बेचना, इंपोर्ट सामान दूसरे से कंट्री से लाना, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट होता है कॉल्ड एज एंट्री पोर्ट, ठीक है। एंट्री पोर्ट का मतलब होता है, किसको पता है एंट्री पोर्ट? पता है? बोलो। कंट्री के लिए, फॉर एग्जांपल अगर चाइना को कोई गुड चाहिए, सपोज राइस, तो वो इंडिया को बोलता है कि मेरे को राइस चाहिए, तो मेरे को इंपोर्ट कर। बट इंडिया के पास सफिशिएंट नहीं होता है एक्सपोर्ट करने के, तो वो यूएस को बोलते हैं कि तू चाइना को इंपोर्ट कर दे। तो मतलब यूएस से इंडिया खरीदेगा, फिर इंडिया खुद यूज नहीं करेगा, वो चाइना को दे देगा। हाँ ठीक है, सही है। एंट्री पोर्ट का मतलब होता है इंपोर्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्टिंग, इज कॉल्ड एज एंट्री पोर्ट, ठीक है। तो एंट्री पोर्ट का मतलब है किसी दूसरे कंट्री से खरीदना, उसको किसी दूसरे कंट्री को देने के लिए, राइट। तो इंपोर्टिंग नॉट फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इंपोर्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्टिंग इज बेसिकली कॉल्ड एज एंट्री पोर्ट। क्लियर है? समझ में आ गया इतना? हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कॉमर्स, ठीक है। यहां तक कंप्लीट हो गया इंडस्ट्री, कॉमर्स वी विल स्टार्ट। अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिटेल में शुरू करेंगे, ठीक है। इतना पढ़ेंगे, कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क यहां से नेक्स्ट क्लास। ऑनलाइन स्टूडेंट्स डाउट नहीं है तो यू कैन लीव।